नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। इस बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई पुतिन ने अपने सबसे घातक परमाणु मिसाइल यार्ड्स का अभ्यास शुरू कर दिया है। जंग के बीच पुतिन ने पूरी दुनिया को खौफ से भर देने वाली यार्ड्स मिसाइल को बाहर निकाल लिया और उनकी सेना ने इसे दागने का अभ्यास शुरू कर दिया है। पुतिन अपनी इस परमाणु मिसाइल का अभ्यास ऐसी जगह पर कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन के इस कदम ने पूरी दुनिया को दहला दिया है, क्योंकि 2 रोज पहले ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे और अब उनकी सेना ने परमाणु बम साथ लेकर हमला बोलने वाली यार्ड्स मिसाइल के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार देशों को भी एक बड़ी तबाही देखनी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन की ये महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्ड्स अमेरिका तक जाकर वार कर सकती है। यानी इसकी मार से अमेरिका भी नहीं बच सका, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से हमला बोल सकती है। कहा जाता है कि इसी वजह से पुतिन अपनी परमाणु मिसाइल यार्ड्स को तुरूप का इक्का मानते हैं और उन्होंने इसका अभ्यास एक ऐसे समय में शुरू किया जब जंग में वो बुरी तरह पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और वो मिलकर पुतिन को ऐसी पटखनी दे रहे हैं कि जंग में उनकी एक नहीं चल रही। लेकिन अब लग रहा है कि पुतिन ने आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपने तरकश के सबसे घातक तीर यार्ड्स मिसाइल को बाहर निकाल लिया। और ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक उनकी सेना ने इसका अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन समेत उसके मददगार देशों के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन ने 2 रोज पहले ही ये ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे और इस खबर ने पहले ही नेटो की नींद उड़ा रखी थी, जिसके बाद पुतिन ने परमाणु मिसाइल यार्ड्स को मैदान में उतारकर उसे एक और बड़ा झटका दे दिया। रूस की इस मिसाइल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़ा ट्रक यार्ड्स मिसाइल को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता नजर आया। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई कि रूस ने यार्ड्स मिसाइल के साथ किस जगह पर अभ्यास शुरू किया है, लेकिन खबर है कि वो इस परमाणु मिसाइल के साथ 3 जगहों पर अभ्यास करेगा, जिसमें उसके 3000 से ज्यादा सैनिक भी शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परमाणु मिसाइल यार्ड्स के अभ्यास को पूरी तरह छिपा कर रखा जाएगा और इसके लिए ये भी तैयारी की गई है कि अंतरिक्ष में तैनात पश्चिमी देशों की सैटेलाइट भी इसका पता ना लगा पाए। कहा जा रहा है कि रूस की इसी चाल ने यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका जैसे देशों में खलबली मचा दी है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि ये कोई आम मिसाइल नहीं है। रूस का दावा है कि इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। यार्ड्स बेहद घातक थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और ये करीब 25,000 प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती है। रूस का दावा है कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के बड़े से बड़े शहर इस मिसाइल की जद में हैं। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है, यानी एक बार इसका इस्तेमाल जहाँ किया गया वहाँ प्रलय आनी तय है। उधर यूक्रेन में परमाणु जंग की आशंका ने ऐसा जोर पकड़ा कि डर है कि अब न्यूक्लियर बम वाकई ब्लास्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के बाद अब उनके खासम खास और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने यूक्रेन नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी दे डाली, जबकि पुतिन ने तो पिछले हफ्ते सिर्फ बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन उनके वफादार और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने तो अमेरिका का नामो निशान मिटाने की वार्निंग ही दे दी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि रूस के पास ऐसे न्यूक्लियर बम है जो अमेरिका के चीथड़े उड़ा सकते हैं। रूस के सरकारी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पात्रुशेव बोले कि अमेरिका रूस को कम समझने की गलती कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो रूस को हरा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि रूस के पास एकदम खास और आधुनिक परमाणु हथियार हैं, ऐसे हथियार जो अमेरिका को तबाह कर देंगे। इसलिए अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। और ये तो जग जाहिर है कि रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कोई मुंह तक नहीं खोलता। मतलब साफ है कि रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है, नहीं तो यूं ही एक बार फिर रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकियां शुरू नहीं होती। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में है। उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तनाव में है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पुतिन का बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला चिंता की बात है। वहीं पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन बस बेलारूस को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में वो बेलारूस को यूरोप का उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया को बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी देकर ब्लैकमेल कर सके।
इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका ने वहां पर बेहद घातक F-15 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकू ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर 23 मार्च को हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए एक रोज बाद यानी 24 मार्च को ही अमेरिका ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका की उस एयर स्ट्राइक में ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाकों की मौत हुई थी, जिसके बाद ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी। कहा जा रहा है कि ईरान की इसी धमकी से निपटने के लिए अब अमेरिका ने अपने खतरनाक F-15 फाइटर जेट सीरिया में तैनात कर दिए, ताकि ईरान या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों की तरफ से हुए किसी भी हमले का जोरदार जवाब दिया जा सके। क्योंकि अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत भरोसा है, उसे इस बात का यकीन है कि जिस जंग में भी उसके F-15 फाइटर जेट उतरेंगे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, और इसलिए उसने इन्हें सीरिया में भी उतार दिया। अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ते ही ये कुछ ही पलों में हवा से बात करने लगते हैं। इसके बाद ये इतनी तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, और जब तक दुश्मन कुछ समझे F-15 उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए सीरिया में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद से ही सीरिया में ईरान और अमेरिका में जंग जैसी छिड़ गई है। क्योंकि 24 मार्च को सीरिया में हुई अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। उसने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की चेतावनी तक दे दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीरिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ सकता है, और इसीलिए अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच ईरान की मीडिया ने जो दावा किया, उससे ईरान और अमेरिका के बीच लगी आग और भड़क सकती है। खबर के मुताबिक अमेरिका के कुछ सांसदों का मानना है कि बाइडेन ईरान पर बहुत नरमी बरत रहे हैं, जबकि उन्हें ईरान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो अमेरिकी लोगों पर हमले के बारे में सपने में भी ना सोचे। खबर के मुताबिक बाइडेन की सरकार बनने के बाद से सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 83 हमले हुए, जिनके पीछे ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी गुट रहे, जबकि बदले में अमेरिका ने सिर्फ 4 बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया, और अमेरिकी सांसदों की नाराजगी की वजह भी यही है। इधर चुनाव आयोग ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके लिए 10 मई की तारीख तय की गई है, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती होगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने पंजाब की जलंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। वहां पर 10 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जलंधर के कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। इस सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन प्रशांत महासागर में अमेरिकी तट के पास परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात करने की तैयारी में है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस उन परमाणु पनडुब्बियों को हमेशा के लिए वहां पर तैनात कर सकता है, ताकि अमेरिका से जंग छिड़ने पर रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों से उसके शहरों में तबाही मचा सके, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और रूस में तनाव चरम पर पहुंच गया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हर मुमकिन मदद दे रहा है। रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने जेलेंस्की की फौज को एक से बढ़कर एक हथियार दिए हैं, जिसकी वजह से पुतिन बाइडेन पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका जेलेंस्की को हथियारों की मदद पहुंचाकर जंग को और भड़का रहा है, और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस प्रशांत महासागर में उसके तट के नजदीक परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन जिन पनडुब्बियों को वहां पर तैनात करने वाले हैं वो परमाणु बम दागने की ताकत रखती हैं, जिसके एक प्रहार से ही अमेरिका में बड़ी तबाही मच सकती है। अमेरिका की कमांडर ग्लेन वैन हक का कहना है कि पुतिन यासीन क्लास की परमाणु पनडुब्बियों को प्रशांत महासागर में अमेरिकी तट के पास हमेशा के लिए तैनात कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13,800 टन की यासीन क्लास की पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलने के साथ एटम बम दागने की ताकत रखती है। यही नहीं, समंदर के साथ साथ ये जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। जमीन पर हमला करने के लिए ये ओनिक और कलिब्र मिसाइलों से भी वार कर सकती है।
और तो और अपने एक वार से ही ये बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों को भी तबाह करने का दम रखती है। मतलब पुतिन ने अमेरिका से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इधर लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी। इसी साल 11 जनवरी को लक्षद्वीप की सेशंस कोर्ट ने उन्हें हत्या की कोशिश के मामले में दोषी करार दिया था और 10 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि इसी साल 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद भी मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाई, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। उधर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे से चीन इतना भड़क गया है कि उसने खुलकर उन्हें धमकी दी। चीन के भारी विरोध के बावजूद ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका समेत कई देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। जहां वो अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मुलाकात करेंगी। लेकिन यही बात चीन को नागवार गुजर रही है। वो तो ये भी नहीं चाहता था कि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाएं, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ताइवान और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़े। इसकी वजह यह है कि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और पिछले कई महीनों से वो इस फिराक में है कि अपने खतरनाक ड्रोन, घातक मिसाइलों और जंगी जहाजों का डर दिखाकर ताइवान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे, ताकि बिना युद्ध लड़े ही ताइवान चीन के सामने घुटने टेक दे और वो उस पर कब्जा जमा ले। इसके लिए चीन ने ताइवान की सीमा के नजदीक कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल भी की थी और कई बार उसके लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की। लेकिन चीन की इन हरकतों से ताइवान जरा भी नहीं डरा, क्योंकि अमेरिका ने उसे भरोसा दिया कि वो चीन के खिलाफ हर वक्त उसके साथ है। अमेरिका से मिले इसी भरोसे के दम पर ताइवान ने चीन की आंखों में आंखें डालकर कई बार उस पर पलटवार भी किया। इसी बात पर चीन और भड़का हुआ है और उसने ताइवान को डराने के चक्कर में अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ली है। और पिछले साल अमेरिकी संसद की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई थी। तब तो वो आपस से बाहर हो गया था। उसके बाद तो कई बार ऐसा लगा कि चीन और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हालांकि अब तक इसकी नौबत नहीं आई। लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति जैसे ही अमेरिकी यात्रा के लिए निकली, चीन को एक बार फिर मिर्ची लग गई और उसने खुलकर ये धमकी दे दी कि ताइवान का ये कदम उकसावे वाला है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चीन की चेतावनी पर जोरदार पलटवार किया। ताइवान 走向世界，也让世界走进台湾，是我们执政的重要。 हालांकि पिछले हफ्ते ही चीन ने एक अहम कूटनीतिक चाल चलते हुए ताइवान के समर्थक रहे मध्य अमेरिकी देश होंडुरस को अपने पाले में कर लिया था, जो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल था जो ताइवान के वजूद को मानते हैं। होंडुरस के इस फैसले के बाद अब सिर्फ 13 देश ही बचे हैं जिनके ताइवान के साथ राजनयिक संबंध हैं। इसी वजह से ताइवान की राष्ट्रपति मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और बेलीज का भी दौरा करेंगी, जो ताइवान के करीबी देशों में शामिल हैं, ताकि वो अपने समर्थक देशों के साथ संबंधों को और मजबूत कर सकें। इस बीच आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें विराट कोहली फिर टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। उनके अलावा रोहित शर्मा को भी फायदा हुआ और वो 8वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि वनडे रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर चल रहे विराट कोहली 7वें नंबर पर आ गए। रैंकिंग में उनको ये फायदा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाने से हुआ। रोहित और विराट के अलावा आईसीसी की वनडे रैंकिंग में 5वें नंबर पर शुभमन गिल रहे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश पोलैंड ने यूक्रेन को सारे मिग लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक इसका ऐलान खुद वहां के उप विदेश मंत्री ने किया, जबकि इससे पहले पोलैंड के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से वादा किया था कि वो अपने सारे मिग-29 फाइटर जेट उसे दे देंगे, ताकि रूस की सेना से मुकाबला करने में ज़ेलेंस्की के जवानों को आसानी हो। माना जा रहा था कि पोलैंड के इस कदम के बाद ज़ेलेंस्की ने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि वो अमेरिका समेत कई देशों से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन पोलैंड पहला ऐसा नेटो देश बना जिसने वहाँ मिग-29 फाइटर जेट भेजने की हामी भरी। लेकिन जो खबर सामने आई उससे तो यही लग रहा है कि वो अपनी बात से पलटने जा रहा है, यानी कि वो जंग के बीच ज़ेलेंस्की से किया अपना वादा तोड़ने जा रहा है, क्योंकि उसने अपने सारे मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया। और माना जा रहा है कि पोलैंड के इस ऐलान के बाद ज़ेलेंस्की की नींद उड़नी तय है, क्योंकि अब तक वो यही मानकर चल रहे थे कि जैसे ही उनकी वायुसेना को ये लड़ाकू विमान मिलेंगे, रूसी फौज की शामत आ जाएगी। और पोलैंड ने उन्हें सपने भी ऐसे ही दिखाए थे। जब 16 मार्च को वहां के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि पोलैंड अपने सारे मिग-29 यूक्रेन भेज देगा। खबर के मुताबिक पोलैंड के पास कुल 22 मिग-29 फाइटर जेट हैं।
और माना जा रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान यूक्रेन को मिले तो जंग की तस्वीर ही बदल जाएगी, लेकिन अब पोलैंड ये कह रहा है कि वो एक साथ सारे फाइटर जेट यूक्रेन नहीं भेज सकता, यानी कि यूक्रेन को MiG-29 मिलेंगे तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे करके। हालांकि इसमें भी पोलैंड ने एक पेच छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि वो MiG-29 की एक भी खेप कब तक यूक्रेन भेजेगा। और इसी वजह से माना जा रहा है कि पोलैंड ने ज़ेलेंस्की का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़ाकू विमान देकर सीधे पुतिन से पंगा नहीं लेना चाहता, जो यूक्रेन की मदद करने पर उस पर पहले ही भड़के हुए हैं। और अगर उन्होंने पोलैंड को निशाना बनाने की ठान ली तो वो आसानी से ऐसा कर देंगे, क्योंकि यूक्रेन के पड़ोसी नेटो देश पोलैंड की सीमा बेलारूस से भी लगती है और बेलारूस में ही पुतिन की मिसाइलों के साथ साथ खतरनाक हथियारों का जखीरा मौजूद है, जहां से पोलैंड पर वार करना मुश्किल नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पोलैंड रूस के खिलाफ बेहद फूंक कर कदम रख रहा है। इस बीच फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाले बिल का विरोध थम नहीं रहा है। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में एक बार फिर सड़कों पर उतरकर हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने डटकर खड़े हो गए और पुलिस को धक्का देते भी दिखे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे वापस पैरों से हिट करके पुलिस की ओर फेंक दिया। एक दूसरी जगह पर तो भीड़ इससे भी ज्यादा उग्र दिखी, जहां सड़क पर रखे सभी कूड़ेदान को जला दिया गया, जिससे काफी देर तक काला धुआं उठता रहा। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक कार को भी आग के हवाले कर दिया गया। असल में मैक्रो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला किया, जिसके खिलाफ जनवरी से अब तक 10वीं बार पेरिस में इस तरह हिंसक प्रदर्शन हुए। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज को धमकी देने के मामले में उन्हें वारंट जारी किया और 18 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान की पार्टी ने उन्हें पेशी से छूट दिए जाने की याचिका दायर की थी, जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर इमरान खान को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उधर पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पर लाने के लिए आतंकी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अब महिलाओं की जिहादी यूनिट बनाने की तैयारी में है। मतलब पाकिस्तान को दहलाने के लिए टीटीपी महिलाओं को आतंकी बनाने में जुट गया है, ताकि वो महिलाओं की इस जिहादी यूनिट से पाकिस्तान में अपने मंसूबों को पूरा कर सके। महिलाओं को आतंकी बनाने के लिए टीटीपी ने बकायदा ख्वातीन का जिहाद नाम से एक उर्दू मैगजीन भी जारी की है। गुलाबी रंग की इस मैगजीन में ये बताया गया है कि महिलाएं किस तरह से जिहाद में उनका साथ दे सकती हैं। महिलाओं को बरगलाने के लिए टीटीपी ने अपने हिसाब से महिलाओं को जिहाद के तरीके और इस्लाम में उनकी भूमिका के बारे में भी बताया है। इसके अलावा इस मैगजीन के जरिए टीटीपी ने महिलाओं को ये भी समझाने की कोशिश की है कि उन्हें अश्लीलता से कैसे बचना है। मतलब ये कि टीटीपी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए महिलाओं को तेजी से अपने संगठन में शामिल करने की पूरी तैयारी कर चुका है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने टीटीपी से जुड़ी एक महिला आतंकी का वीडियो जारी किया था, जिसका नाम माहिल बलोच है और उसे 17 फरवरी को एक सुसाइड जैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि उसे वो जैकेट शरबत खान नाम के एक आदमी ने दी थी और उस जैकेट को उसे एक आतंकी तक पहुंचाना था, लेकिन इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान की रहने वाली माहिल बलोच को उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर आतंकी बनने के लिए मजबूर किया गया था। क्योंकि मेरे जिनसाजी पहले मेरे शौहर ने की थी, मैंने कहा कि हाँ सही है, मैं बीएलएफ के लिए काम करूंगी। पाकिस्तान को आशंका है कि आने वाले दिनों में टीटीपी महिला आतंकियों के जरिए बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार और सेना लोगों से इस आतंकी संगठन के बहकावे में न आने की अपील कर रही है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने बखमुत में वैगनर ग्रुप के ठिकानों को तबाह कर उसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पीछे हटना पड़ गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक बखमुत में यूक्रेन के सैनिक लगातार वैगनर ग्रुप पर भीषण हमले कर रहे हैं। दावा किया गया कि एक दिन में ही ज़ेलेंस्की के सैनिकों के ताबड़तोड़ हमलों में वैगनर ग्रुप के करीब 100 लड़ाके मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा घायल भी हुए। लेकिन ये वैगनर ग्रुप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो पहले ही लड़ाकों और हथियारों की कमी से जूझ रहा है। दावा है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को दी जाने वाली हथियारों की मदद भी बंद कर दी है, जिसका नुकसान वैगनर ग्रुप को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बिना हथियारों के जंग लड़ने का मतलब है खुद को मौत के मुंह में धकेलना। लेकिन अब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग का मैदान छोड़ना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक बार मैदान छोड़ते हैं तो रूस में उनकी जमकर किरकिरी होगी। अब तक इस जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खुद को रूसी सेना से बेहतर साबित करने की कोशिश की है। दावा है कि वैगनर ग्रुप की बदौलत ही रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब हुआ। लेकिन अब जब बताया जा रहा है कि उसके पास हथियारों की कमी है और यूक्रेन के सैनिक उस पर जोरदार हमले कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।
इधर राजस्थान की हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस में चारों दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने दोषियों की ओर से पेश की गई 28 अर्जियां पर फैसला सुनाया और चारों दोषियों को इस मामले में बरी कर दिया गया। हालांकि 2019 में राजस्थान की निचली अदालत ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में चारों आरोपियों को दोषी माना था। 13 मई 2008 को जयपुर के कई इलाकों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 71 लोगों की जान गई थी, जबकि 176 लोग घायल हुए थे। इस बीच खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये घटना पंजाब के होशियारपुर में हुई। जानकारी के मुताबिक होशियारपुर के एक गांव में उसके छिपे होने की आशंका है, जिसे देखते हुए होशियारपुर और फगवाड़ा रोड समेत उस गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी वहां डेरा जमा लिया। इतना ही नहीं, भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए उस गांव के एक एक घर की तलाशी ली गई, ताकि अमृतपाल वहां से किसी भी सूरत में न भाग सके। पुलिस के मुताबिक होशियारपुर के उस गांव में बैरिकेड लगाकर जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी एक सफेद रंग की कार वहां से गुजरी, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां से तेजी से निकल गई। उस कार में 4 लोग सवार थे। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस को उस गांव से वो कार तो बरामद हो गई, लेकिन उसमें बैठे लोग भाग चुके थे, जिसे देखते ही पुलिस को शक हो गया कि उस कार में अमृतपाल अपने साथियों के साथ बैठा था। लेकिन पुलिस के डर से वो लोग अपनी कार छोड़कर गांव में पैदल ही निकल गए और इसी के बाद पंजाब पुलिस ने वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस काम में खुफिया विभाग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई टीमें भी जुट गईं। उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उस गांव के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पुलिस किसी को भी आने जाने नहीं दे रही है। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि किसी तरह अमृतपाल के बारे में कोई सुराग मिल सके, जो पिछले कई दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागता फिर रहा है। पुलिस के मुताबिक जो कार बरामद की गई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी उस पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो फर्जी थी। इसीलिए पुलिस का शक और गहरा गया है। वहीं 18 तारीख से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह का अंडरग्राउंड होने के बाद पहला वीडियो सामने आया। बताया गया कि भगोड़े अमृतपाल ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने हक में समर्थन जुटाने की कोशिश के तहत ये वीडियो बनाया, जिसमें अमृतपाल के चेहरे की हवाइयां उड़ी नजर आई। 18 मार्च को जब अमृतपाल फरार हुआ तो उस वक्त उसने गुलाबी पगड़ी पहनी हुई थी, लेकिन इस वीडियो में वो काली पगड़ी पहने नजर आया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के नए वीडियो में उसके तेवर भी बिल्कुल ढीले नजर आए। हालांकि इस वीडियो में भी वो जहर उगलने से बाज नहीं आया और उसने सीधे पंजाब पुलिस को चुनौती दे डाली। कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सका। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे अमृतपाल ने असम की जेल में बंद अपने साथियों के लिए इस वीडियो के माध्यम से समर्थन जुटाने की कोशिश भी की और इस वीडियो के जरिए उसने एक बार फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की। 18 मार्च को जब अमृतपाल के खिलाफ पंजाब में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया तो वो भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप वहां से भाग निकला था और अब फेसबुक लाइव के जरिए उसने खुद को बब्बर शेर की तरह दिखाने की कोशिश की, जबकि इस वीडियो में उसकी हालत पहले से भी बदतर नजर आई। अमृतपाल के कई खासम खास गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। उसके इशारे पर लोगों को बरगलाकर हिंसा की ट्रेनिंग देने वाला गोरखा बाबा भी जेल में बंद है, इसीलिए अब वो इधर उधर पुलिस से बचता हुआ मारा मारा फिर रहा है। अमृतपाल के साथ उसका साथी पप्पलप्रीत भी दर बदर भटक रहा है। उनकी हालत ऐसी है कि कभी दिल्ली तो कभी उत्तराखंड और फिर कभी पंजाब में उनके छिपे होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि फिलहाल अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन उसका जो वीडियो सामने आया उससे साफ है कि उसे अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसीलिए वो खुद के लिए समर्थन जुटाने की फिराक में है। उधर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गुरिल्ला वॉर वाली साजिश से पर्दा उठ गया। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल अपने संगठन में शामिल लोगों को गुरिल्ला वॉर की वैसी ही ट्रेनिंग देना चाहता था जैसा अमेरिका की सेना ने सैनिकों को दी जाती है, जिसकी ओर अमृतपाल की इस नई तस्वीर ने इशारा किया, जिसमें अमृतपाल की गोद में 2 किताबें रखी हुई नजर आई, जिनमें एक किताब अमेरिका के गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग से जुड़ी थी। और इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद शक जताया गया कि अमृतपाल गुरिल्ला वॉर वाली साजिश रच रहा था, क्योंकि जांच एजेंसियां पहले ही शक जता चुकी हैं कि अमृतपाल लोकल लोगों को मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहता है जिसके काम करने का तरीका आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मिलता जुलता हो, जिसकी शुरुआत उसने आनंदपुर खालसा नाम की फोर्स बनाकर कर दी थी। सूत्र बता रहे हैं कि ये संगठन अमृतपाल ने गैर कानूनी काम करने के लिए बनाया था और इसमें शामिल हर शख्स को वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही थी जैसी आतंकवादियों को दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों को इसी वजह से शक हुआ कि अमृतपाल मौत बांटने का प्लान बना रहा है, जिसके बाद इस बात की जांच शुरू हुई कि अमृतपाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हथियार तो नहीं मिले, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल ISI के संपर्क में था। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल आतंकियों का एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहता था जो वसूली करे और लोगों की जमीन हड़पे, और अब उसके खतरनाक प्लान की लिस्ट में एक और प्लान जुड़ गया है।
और वो प्लान गुरिल्ला वॉर है, जिसमें मारो और भाग जाओ के सिद्धांत पर काम होता है। अमेरिका में सैनिकों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग के दौरान छुपकर हमला करने और फिर भाग जाना सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात, इस युद्ध में कायदे कानून नहीं होते, क्योंकि दुश्मन पर छुपकर वार किया जाता है और इसीलिए आतंकवादी इस तरीके का खूब इस्तेमाल करते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल भी अपने संगठन के लोगों को यही खतरनाक ट्रेनिंग देने वाला था, जिसके बारे में उसकी करीबी के फोन से मिली इन तस्वीरों से पता चल गया। इस बीच फिलीपींस में खालिस्तान के 3 संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिन्हें वहां की एजेंसियों ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत फिलीपींस के इलोइलो शहर से पकड़ा, जिनका संबंध प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स से बताया गया। फिलीपींस के मीडिया के मुताबिक वहां की एजेंसियों ने इलोइलो शहर के एक अपार्टमेंट से 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो खालिस्तान के संदिग्ध सदस्य बताए गए। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी ने कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों के ठिकानों पर छापेमारी की, जो काफी देर तक चली। ईडी ने कांग्रेस नेताओं, शराब कारोबारियों और नौकरशाहों के ठिकानों पर छापेमारी की। भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची ईडी की टीम ने रायपुर में करीब 20 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। उधर तालिबान ने अपने हाथ लगी सैकड़ों अमेरिकी सैन्य गाड़ियों की तस्वीरें जारी की। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान से जाते वक्त बेकार समझकर छोड़ गया था। यानी उस वक्त अमेरिका को ये लगा था कि अब ये सैन्य गाड़ियां उसके किसी काम की नहीं रही। इसीलिए 2021 में जब उसकी सेना अफगानिस्तान से हमेशा के लिए निकली, तब 300 से ज्यादा मिलिट्री की गाड़ियों को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन तालिबान का दावा है कि उन्होंने उन सभी गाड़ियों की मरम्मत करवाकर उन्हें सैन्य अभियान के लायक बना लिया है। मतलब तालिबान को बैठे बिठाए ताकतवर सैन्य गाड़ियों का बड़ा जखीरा मिल गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था, तब उन्होंने $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ की सैन्य गाड़ियां वहीं छोड़ दी थी, जो अब तालिबान के काम आ रही हैं। इन गाड़ियों का वीडियो खुद वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इधर एक दिन पहले आई गिरावट के बाद दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। जबकि एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए थे। दूसरे दिन सुबह के वक्त से ही बाजार में तेजी का दौर रहा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 346 अंक चढ़कर 57,960 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 129 अंक उछलकर 17,080 पर बंद हुआ। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की सीमा के करीब सुमी पहुंचकर दुश्मनों को ललकारने की कोशिश की। यहाँ पर जेलेंस्की ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। खुद जेलेंस्की के ऑफिस ने इसका वीडियो जारी किया, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बंकर में जाते दिखे तो सैन्य अधिकारियों के साथ सूमी की सड़कों पर भी चले, जहां अब भी इमारतों पर रूसी हमलों के निशान देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के एक क्षेत्र बिल्कुल रूस की सीमा से जुड़े हैं। फरवरी 2022 में जंग शुरू होते ही रूस ने सूमी पर हमला कर कब्जा जमा लिया था। लेकिन करीब 1 महीने बाद यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया और सुमी को रूस के कब्जे से छीन लिया। यूक्रेन की उस कामयाबी को 1 साल हो गए और इसी मौके पर जेलेंस्की सूमी में जवानों के बीच पहुंचे। एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जवानों से बात की और बहादुरी के लिए उन लोगों को मेडल भी दिए। एक दिन पहले जेलेंस्की जापोरिजिया भी गए थे। पिछले 1 हफ्ते में वो 6 इलाकों का दौरा कर चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से रामलला की नगरी के दर्शन कराए जाएंगे। ये सुविधा 15 दिन के ट्रायल पर शुरू की गई, जिसके जरिए श्रद्धालु रामनवमी के दिन 7 मिनट में हेलीकॉप्टर से अयोध्या घूम सकेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक राम नगरी का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। उधर यूरोपीय देश ग्रीस में इजराइल के एक रेस्टोरेंट पर हमले की कोशिश करने के आरोप में पाकिस्तान के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जानकारी के मुताबिक इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने इस काम में ग्रीस की सुरक्षा एजेंसियों की मदद की, जिनकी बदौलत एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस बात की जानकारी खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दी। उनके मुताबिक ग्रीस की राजधानी एथेंस में मौजूद इजराइल के उस रेस्टोरेंट पर हमला करने का प्लान था, ताकि वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सके। खबर है कि आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करने की फिराक में थे, जिससे उसका असर पूरी दुनिया में हो और ग्रीस का दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो जाए। यानी आतंकियों की योजना इस हमले से ग्रीस को भारी नुकसान पहुंचाने की थी। लेकिन उनका प्लान धरा का धरा रह गया और इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ग्रीस की सुरक्षा एजेंसियों ने उन दोनों हमलावरों को पकड़ लिया, जिनके तार ईरान से जुड़े बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो दोनों तुर्की के रास्ते ग्रीस में घुसे थे और पिछले 4 महीनों से वहीं रहकर हमले की योजना बना रहे थे। यानी ईरान के इशारे पर उन दोनों आतंकियों ने इजराइल के रेस्टोरेंट को उड़ाने की साजिश रची थी, ताकि उसका इल्जाम ग्रीस पर आए और इजराइल के साथ उसके संबंध खराब हो जाएं। असल में ईरान जब से परमाणु बम बनाने में जुटा है, तभी से वो इजराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। इस मुद्दे पर इजराइल कई बार ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकाने को तबाह करने की भी धमकी दे चुका है।
यही नहीं, हाल के दिनों में इन दोनों देशों के बीच तनाव उस स्तर तक बढ़ चुका है कि कभी भी उनके बीच जंग छिड़ सकती है। इस बीच हाइपरसोनिक मिसाइल पर अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चौथी बार उसकी तरफ से टेस्ट की गई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फेल रहा। हालांकि पिछले साल उसने हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A की स्पीड का सफल परीक्षण करने का दावा किया था। तब अमेरिकी मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा की स्पीड हासिल करने में सफल हुई थी। लेकिन अमेरिका के मुताबिक जब इस बार उसने इस मिसाइल का कैलिफोर्निया के तट से परीक्षण किया तो मिसाइल से जो डेटा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इस मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया। यानी अमेरिका को अब दोबारा इसका परीक्षण करना पड़ेगा। असल में रूस और चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का लगातार परीक्षण कर रहा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ पाना और फिर उसे नष्ट करना लगभग असंभव होता है। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पुजारी के समाधि लेने का मामला सामने आया। 60 साल के पुजारी नारायण दास ने मंदिर परिसर में ही 48 घंटे तक समाधि लेने का फैसला किया और इसके लिए 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर समाधि स्थल भी तैयार कर लिया गया। हैरानी की बात है कि गड्ढे के भीतर पुजारी ने समाधि ले ली थी और ऊपर से लोगों ने लकड़ी और मिट्टी डालकर गड्ढे को ढक भी दिया। लेकिन इसकी खबर मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी और इलाके के तहसीलदार फौरन मंदिर परिसर पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और ये करीब 25,000 प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती है। रूस का दावा है कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के बड़े से बड़े शहर इस मिसाइल की जद में हैं। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है, यानी एक बार इसका इस्तेमाल जहाँ किया गया वहाँ प्रलय आनी तय है। उधर यूक्रेन में परमाणु जंग की आशंका ने ऐसा जोर पकड़ा कि डर है कि अब न्यूक्लियर बम वाकई ब्लास्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के बाद अब उनके खासम खास और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने यूक्रेन नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जबकि पुतिन ने तो पिछले हफ्ते सिर्फ बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन उनके वफादार और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने तो अमेरिका का नामो निशान मिटाने की वार्निंग ही दे दी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि रूस के पास ऐसे न्यूक्लियर बम है जो अमेरिका के चीथड़े उड़ा सकते हैं। रूस के सरकारी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पात्रुशेव बोले कि अमेरिका रूस को कम समझने की गलती कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो रूस को हरा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि रूस के पास एकदम खास और आधुनिक परमाणु हथियार हैं, ऐसे हथियार जो अमेरिका को तबाह कर देंगे। इसलिए अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। और ये तो जग जाहिर है कि रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कोई मुंह तक नहीं खोलता। मतलब साफ है कि रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है, नहीं तो यूं ही एक बार फिर रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकियां शुरू नहीं होती। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में है। उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तनाव में है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पुतिन का बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला चिंता की बात है। वहीं पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन बस बेलारूस को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में वो बेलारूस को यूरोप का उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया को बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी देकर ब्लैकमेल कर सके। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका ने वहां पर बेहद घातक F-15 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकू ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर 23 मार्च को हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए एक रोज बाद यानी 24 मार्च को ही अमेरिका ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका की उस एयर स्ट्राइक में ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाकों की मौत हुई थी, जिसके बाद ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी। कहा जा रहा है कि ईरान की इसी धमकी से निपटने के लिए अब अमेरिका ने अपने खतरनाक F-15 फाइटर जेट सीरिया में तैनात कर दिए, ताकि ईरान या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों की तरफ से हुए किसी भी हमले का जोरदार जवाब दिया जा सके। क्योंकि अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत भरोसा है। उसे इस बात का यकीन है कि जिस जंग में भी उसके F-15 फाइटर जेट उतरेंगे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, और इसलिए उसने इन्हें सीरिया में भी उतार दिया।
अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ते ही ये कुछ ही पलों में हवा से बात करने लगते हैं। इसके बाद ये इतनी तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और जब तक दुश्मन कुछ समझे F-15 उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए सीरिया में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद से ही सीरिया में ईरान और अमेरिका में जंग जैसी छिड़ गई है। क्योंकि 24 मार्च को सीरिया में हुई अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। उसने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की चेतावनी तक दे दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीरिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ सकता है। और इसीलिए अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच ईरान की मीडिया ने जो दावा किया उससे ईरान और अमेरिका के बीच लगी आग और भड़क सकती है। खबर के मुताबिक अमेरिका के कुछ सांसदों का मानना है कि बाइडेन ईरान पर बहुत नरमी बरत रहे हैं, जबकि उन्हें ईरान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो अमेरिकी लोगों पर हमले के बारे में सपने में भी ना सोचे। खबर के मुताबिक बाइडेन की सरकार बनने के बाद से सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 83 हमले हुए, जिनके पीछे ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी गुट रहे, जबकि बदले में अमेरिका ने सिर्फ 4 बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया और अमेरिकी सांसदों की नाराजगी की वजह भी यही है। इधर चुनाव आयोग ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके लिए 10 मई की तारीख तय की गई है, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती होगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने पंजाब की जलंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। वहां पर 10 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जलंधर के कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। इस सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई पुतिन ने अपने सबसे घातक परमाणु मिसाइल यार्स का अभ्यास शुरू कर दिया है। जंग के बीच पुतिन ने पूरी दुनिया को खौफ से भर देने वाली यार्स मिसाइल को बाहर निकाल लिया और उनकी सेना ने इसे दागने का अभ्यास शुरू कर दिया है। पुतिन अपनी इस परमाणु मिसाइल का अभ्यास ऐसी जगह पर कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन के इस कदम ने पूरी दुनिया को दहला दिया है, क्योंकि 2 रोज पहले ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे और अब उनकी सेना ने परमाणु बम साथ लेकर हमला बोलने वाली यार्स मिसाइल के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार देशों को भी एक बड़ी तबाही देखनी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन की ये महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्स अमेरिका तक जाकर वार कर सकती है। यानी इसकी मार से अमेरिका भी नहीं बच सका, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से हमला बोल सकती है। कहा जाता है कि इसी वजह से पुतिन अपनी परमाणु मिसाइल यार्स को तुरूप का इक्का मानते हैं और उन्होंने इसका अभ्यास एक ऐसे समय में शुरू किया जब जंग में वो बुरी तरह पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और वो मिलकर पुतिन को ऐसी पटखनी दे रहे हैं कि जंग में उनकी एक नहीं चल रही। लेकिन अब लग रहा है कि पुतिन ने आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपने तरकश के सबसे घातक तीर यार्स मिसाइल को बाहर निकाल लिया। और ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक उनकी सेना ने इसका अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन समेत उसके मददगार देशों के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन ने 2 रोज पहले ही ये ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे और इस खबर ने पहले ही नेटो की नींद उड़ा रखी थी, जिसके बाद पुतिन ने परमाणु मिसाइल यार्स को मैदान में उतारकर उसे एक और बड़ा झटका दे दिया। रूस की इस मिसाइल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़ा ट्रक यार्स मिसाइल को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता नजर आया। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई कि रूस ने यार्स मिसाइल के साथ किस जगह पर अभ्यास शुरू किया है, लेकिन खबर है कि वो इस परमाणु मिसाइल के साथ 3 जगहों पर अभ्यास करेगा, जिसमें उसके 3000 से ज्यादा सैनिक भी शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परमाणु मिसाइल यार्स के अभ्यास को पूरी तरह छिपा कर रखा जाएगा और इसके लिए ये भी तैयारी की गई है कि अंतरिक्ष में तैनात पश्चिमी देशों की सैटेलाइट भी इसका पता ना लगा पाए। कहा जा रहा है कि रूस की इसी चाल ने यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका जैसे देशों में खलबली मचा दी है।
क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि ये कोई आम मिसाइल नहीं है। रूस का दावा है कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। उसने इस बार 69 लाख करोड़ का रक्षा बजट पेश किया, जो पिछली बार की तुलना में करीब 13% अधिक है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि बजट बढ़ाने का मकसद समंदर में अमेरिका की ताकत बढ़ाना है। उन्होंने खुलकर चीन का नाम लिया और साफ कर दिया कि इस साल अमेरिका का पूरा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर है, यानी समंदर के उस इलाके पर जहां पर चीन चाले चलता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन का एक छत्र राज्य हो, जिसके लिए वो इस समुद्री इलाके में अलग अलग देशों को परेशान भी करता रहता है। और यूक्रेन जंग के बाद तो चीन कुछ ज्यादा ही चालाकी कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है, क्योंकि चीन वो देश है जिसने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात की। ताइवान पर कब्जे के लिए वो जंग भी लड़ सकता है और इसी वजह से अमेरिका मजबूर हो गया, क्योंकि चीन ने अपनी नौसेना को संख्या के मामले में अव्वल बना लिया है। पिछले कुछ सालों में उसने इतने खतरनाक हथियार बना लिए जिनके आगे दुश्मन का टिकना मुश्किल है। और यही बात अमेरिका को परेशान करने लगी। अमेरिका में रक्षा मामलों के जानकारों के एक नए दावे ने तो मानो बम ही फोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया कि चीन को हराने के लिए अमेरिका को 300 बॉम्बर की जरूरत है, जिनमें 225 विमान B-21, बाकी B-1S और B-52S हैं। ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और दुश्मन को चकमा देने में माहिर होते हैं। लेकिन 2023 में अमेरिका के पास 141 बॉम्बर ही थे, जिनमें B-21, B-1S और B-52S शामिल हैं, यानी कि चीन को हराने के लिए जरूरी लड़ाकू विमानों से आधे। रक्षा विशेषज्ञों के इसी दावे के बीच अमेरिका ने अपना बजट बढ़ाकर 69 लाख करोड़ कर दिया है। यही नहीं, उसने इंडो पैसिफिक रीजन पर खास ध्यान दिया और केवल वहां का रक्षा बजट 40% बढ़ाकर 74,000 करोड़ रुपए कर दिया। जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका समंदर के इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने तो खुलकर कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका ज्यादा से ज्यादा युद्धाभ्यास करेगा, जिसमें वो अपने दोस्त देशों का साथ लेगा। यानी अमेरिका जंग लड़ने के मूड में आ चुका है। कुछ दिन पहले साउथ चाइना सी में उसका युद्धपोत घुस गया था, जिसके बाद चीन ने खूब हाय तौबा मचाई थी। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बेधड़क होकर साउथ चाइना सी में घुसेगा, क्योंकि वो इलाका चीन का नहीं है। जबकि चीन साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताकर किसी भी देश के जहाज को वहां आने से रोकता है। वो अलग बात है कि अमेरिका उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसने रूटीन एक्सरसाइज बताकर साउथ चाइना सी में अपना USS मिलियस नाम का जंगी जहाज भेज दिया था, जिसके बाद चीन खूब चीखा चिल्लाया, लेकिन उसने वहां अपना सैन्य अभियान जारी रखा। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है, जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं। यानी प्रशांत महासागर के एक हिस्से पर चीन और अमेरिका में ठनी हुई है। और इसी बीच अमेरिका ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर ऐसा बम फोड़ा कि चीन के कान खड़े हो जाएं, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर कहा कि उसका फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर है। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पुजारी की समाधि लेने का मामला सामने आया। 60 साल के पुजारी नारायण दास ने मंदिर परिसर में ही 48 घंटे तक समाधि लेने का फैसला किया और इसके लिए 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर समाधि स्थल भी तैयार कर लिया गया। हैरानी की बात है कि गड्ढे के भीतर पुजारी ने समाधि ले ली थी और ऊपर से लोगों ने लकड़ी और मिट्टी डालकर गड्ढे को ढक भी दिया। लेकिन इसकी खबर मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी और इलाके के तहसीलदार फौरन मंदिर परिसर पहुंच गए। इसके बाद तो सबसे पहले पुलिस ने समाधि के ऊपर पड़ी मिट्टी को हटवाया, फिर समझा बुझाकर पुजारी से बाहर आने की अपील की। इसके बाद नारायण दास 6 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकले। पुजारी नारायण दास को मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक थोड़ी और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। उधर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से गूगल को बड़ा झटका लगा है। गूगल CII के भारी जुर्माना भरने वाले आदेश के खिलाफ NCLAT में अर्जी दी थी, जिसे ठुकराते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने CII के आदेश को बरकरार रखा। उस आदेश के तहत नियमों का दुरुपयोग करने पर गूगल पर करीब 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब NCLAT के आदेश के बाद गूगल को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। इस बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भूकंप के झटकों से कांप गई। वहां पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। भूकंप का केंद्र काबुल से 85 किलोमीटर पूर्व में रहा। वहां भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। हालांकि इस भूकंप से वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 22 मार्च को अफगानिस्तान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था।
इधर उमेश पाल अपहरण मामले में सजा मिलने के बाद गैंगस्टर अतीक अहमद को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज से गुजरात के साबरमती जेल पहुंचा दिया गया। 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद अतीक अहमद को फिर गुजरात की साबरमती जेल पहुंचा दिया गया, क्योंकि 27 मार्च को उमेश पाल अपहरण मामले की सुनवाई के लिए उसे इसी जेल से प्रयागराज लाया गया था और फिर कोर्ट के फैसले के बाद उसे एक बार फिर साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। प्रयागराज से करीब 1300 किलोमीटर दूर साबरमती जेल लाने के लिए पुलिस को करीब 12 घंटे का सफर तय करना पड़ा। यूपी एसटीएफ की एक टीम प्रयागराज से 28 मार्च की रात 8:35 पर उसे लेकर गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हुई और प्रयागराज से निकलने के बाद चित्रकूट होते हुए रात करीब 12:30 बजे पुलिस का काफिला बांदा पहुंचा। पर एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए जैसे ही बांदा को क्रॉस करते हैं ये काफिला रुकता है। थोड़ी देर रुकने के बाद एक बार फिर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस का काफिला अतीक को लेकर गुजरात के लिए निकल गया और रात के अंधेरे में भी पुलिस की गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ती रहीं। अतीक अहमद को जिस वैन में रखा गया था उसके आगे और पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चल रही थी और बांदा से निकलने के बाद करीब 2 घंटे का सफर तय कर रात करीब 2:15 बजे यूपी एसटीएफ की टीम अतीक को लेकर जालौन पहुंच गई। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उतरकर पुलिस का काफिला झांसी की ओर बढ़ने लगा। सुबह 5:40 पर पुलिस अतीक को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंची। प्रयागराज से जो काफिला है पुलिस का वो इस वक्त पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रामनगर टोल पर। प्रयागराज से निकलने के बाद न्यूज 18 की टीम लगातार पुलिस के काफिले के साथ आगे बढ़ती रही। यूपी के मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के बाद पुलिस का काफिला एक बार भी नहीं रुका और अतीक अहमद को लेकर तेजी से पुलिस की गाड़ियां साबरमती जेल की तरफ बढ़ती रही। सुबह करीब 6:15 बजे पुलिस का काफिला राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ, जहां 12 जिले के एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पुलिस की टीम को रुकना पड़ा। उस दौरान पुलिस के कई हथियारबंद जवान अतीक की वैन को घेरकर खड़े रहे और जब राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया तो पहली बार काफिला रुका और वो भी डीजल डलवाने के लिए। थोड़ी देर के लिए अतीक को भी वहां उतारा गया। हालांकि वैन में चढ़ने के दौरान मीडिया ने अतीक अहमद को घेर लिया, लेकिन उसने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक बार फिर अतीक को लेकर पुलिस की टीम साबरमती जेल के लिए निकल गई और फिर सुबह 9:30 बजे के करीब अतीक को लेकर पुलिस का काफिला राजस्थान के कोटा शहर में दाखिल हुआ। वहां के अनंतपुरा थाने में पहले से ही पुलिस की टीम के रुकने और उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया था, जहां अतीक के साथ यूपी एसटीएफ की टीम 1 घंटे तक रुकी रही। थोड़ी देर तक तो पुलिस ने अतीक को वैन में ही रखा। इस दौरान उसके वैन के आसपास कई जवान तैनात रहे। वक्त कोटा के नया ये अनंतपुरा थाना है जहां पर उसको इस वक्त लाया गया। बाद में अतीक को वैन से उतारकर थाने के अंदर ले जाया गया, जहां उसने टॉयलेट जाने की बात कही, जिसके बाद उसे वॉशरूम ले जाया गया, जहां उसे कुंडी लगाने की इजाजत नहीं दी गई। कुंडी मत लगाना भैया, कुंडी मत लगाना। इसके बाद करीब 11 बजे पुलिस का काफिला वहां से निकला और शाम 5 बजे गुजरात की सीमा में दाखिल हो गया। इसके बाद शाम 7:30 बजे अतीक को फिर साबरमती की जेल पहुंचा दिया गया। उधर गैंगस्टर अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी और ये फैसला अतीक अहमद को सजा सुनाने के बाद लिया गया। हालांकि एक रोज पहले कोर्ट आते वक्त भी उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला रायबरेली के रहने वाले हैं और वो 2009 बैच के जुडिशरी सर्विस के अधिकारी हैं। इधर कांग्रेस ने मेरा घर राहुल गांधी का घर नाम से मुहिम की शुरुआत की। 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उन्हें घर खाली करने के आदेश जारी किए गए, जिसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश में मेरा घर राहुल गांधी का घर नाम से मुहिम शुरू की। कांग्रेस के इस कैंपेन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग अपने घरों के बाहर मेरा घर राहुल गांधी का घर लिखकर पर्ची चिपकाए दिखे, जबकि कुछ लोग हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हुए नजर आए। इस बीच सावरकर मामले पर शिवसेना और कांग्रेस की बैठक हुई, जिसके बाद खबर आई कि राहुल गांधी बिना वजह सावरकर पर कोई बयान नहीं देने पर सहमत हो गए। राहुल गांधी ने मानहानि केस में माफी की बात पर सावरकर का नाम लिया था और माफी मांगने से इनकार कर दिया था। तो मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। जिसके बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना तमतमा गई। मुंबई से दिल्ली तक उसके नेताओं ने अपना गुस्सा दिखाया। खबर है कि इस मामले पर संजय राउत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद तय हुआ कि राहुल गांधी सावरकर पर गैर जरूरी बयान नहीं देंगे। शिवसेना ने यह साफ कर दिया कि वो नहीं चाहती कि ऐसा फिर से हो, वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए, हमारी मांग रही है। यानी सावरकर पर बयान देकर राहुल ने सेल्फ गोल कर लिया।
क्योंकि इस मामले में बीजेपी से ज्यादा उद्धव गुट वाली शिवसेना ने राहुल को घेरा और चोरी छिपे नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं इस मुद्दे पर न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कर दिया कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफी न मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर है। इधर सूत्र बता रहे हैं कि मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत के लिए ऊपरी अदालत में अपील हो रही देरी कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं सजा और संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल के पक्ष में माहौल बन रहा है, जिसे भुनाने की कोशिश हो रही है और इसके बाद ही सेशंस कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत की निचली अदालत ने ऊपरी अदालत में अपील के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है और वो अपील करेंगे भी। लेकिन कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि अपील से पहले राहुल के पक्ष में बने माहौल का सियासी फायदा उठाने की कोशिश होगी। हालांकि ये सारी खबर सूत्रों के मुताबिक है और किसी ने खुलकर ऐसा नहीं कहा। मानहानि केस में राहुल को सजा मिले करीब 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अब तक सेशंस कोर्ट में अपील नहीं की गई है। इस बीच पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया कि वो सड़क और अदालत दोनों जगह लड़ेंगे। साजिश का हम लोगों का पास भी लेके जाएंगे और राहुल जी का लीगल बैटल भी लड़ते रहेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और राहुल के मामले में ऊपरी अदालत के फैसले का इंतजार करने के मूड में दिखा। Trial court has given 30 days time for a judicial remedy and therefore there is no hurry. राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, लेकिन मानहानि केस में सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। वहीं इस मुद्दे पर न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में अमित शाह ने भी बात की। उन्होंने राहुल पर हमला किया और सीधा सवाल किया कि राहुल ने अब तक ऊपरी अदालत में राहत के लिए अपील क्यों नहीं की। उन्होंने अब तक अपने दोस्त पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है, कहां से जनरेट होती है? और इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के दौर में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान उन्हें परेशान किया था। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट की। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया। जी। उधर म्यांमार में सेना ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भंग कर दिया, जिसकी नेता आंग सान सू की है, जो इस वक्त जेल में सजा काट रही हैं। और इस बीच उनकी पार्टी को म्यांमार की सेना ने भंग कर दिया। वहां नए चुनावी कानून के तहत सेना ने आम चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को रजिस्ट्रेशन कराने का वक्त दिया था। बताया गया कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, जिसकी नेता आंग सान सू की है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसीलिए उसे भंग कर दिया गया। सेना के इस फैसले पर यूएन ने म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी पर जोर दिया। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान में खाने की चीजों को ईरान से तस्करी हो रही है, और क्योंकि वहां पर रमजान के दौरान लोग बढ़िया खाने के लिए तरस रहे हैं और मजबूरन उन्हें ईरान से खाने की तस्करी करनी पड़ रही है। क्योंकि पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। शहरी इलाकों में खाने की चीजों की महंगाई 41% और ग्रामीण इलाकों में 47% पहुंच गई। सब्जियों के दाम तो 3 अंकों में पहुंच चुके हैं, जिन्हें सुनकर आम लोगों का सिर चकरा रहा है, जिसकी वजह से रमजान के दौरान लोगों को बढ़िया खाने के लिए तस्करी करने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान के अखबार डॉन ने दावा किया कि ईरान से आई खाने की चीजों का दाम थोड़ा कम है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कई व्यापारियों ने ईरानी खानों के लिए खास जगह तैयार की है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने दावा किया कि पेशावर में तो इसके लिए साप्ताहिक बाजार तक लग रहा है, जहां लोग मोल भाव भी करते हैं। अखबार ने दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में जो चीज खरीदने के लिए 14,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, ईरान से आई वही चीजें 10,000 रुपए में मिल जाती हैं।
यानी रमजान में पाकिस्तान ईरान से अनाज चोरी कर रहा है, क्योंकि फिलहाल उसे मदद का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF ने भी मुंह फेर रखा है। वो पाई के लिए शहबाज सरकार से गारंटी मांग रही है, जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने खुद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बताया और कहा कि बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF पाकिस्तान से हर कदम पर गारंटी देने को कह रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान 24 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि भुखमरी की राह पर चल पड़े पाकिस्तान पर डिफॉल्टर बनने का खतरा मंडरा रहा है। नौबत ये आ चुकी है कि रमजान के मौके पर वहाँ के लोगों को ईरान से चोरी किया गया अनाज खाना पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान को मुसीबत से निकालने का कोई पुख्ता प्लान नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा के कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, जिसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 17 अप्रैल तक जमा करनी होगी। ईदगाह मस्जिद के भीतर सर्वे के बाद 17 अप्रैल को ही अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों में बहस के बाद कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन में नरसंहार करने वाले पुतिन के कर्नल दिमित्री लिसित्स्की की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान मिले। रूस का दावा है कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कर्नल दिमित्री लिसित्स्की की हत्या की गई है, क्योंकि उनके मरने की घोषणा सबसे पहले यूक्रेन की तरफ से की गई है। कर्नल दिमित्री लिसित्स्की को पुतिन का सबसे खूंखार जनरल माना जाता था। उन पर 2014 में यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के एक इलाके में नरसंहार करने का आरोप लगा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में रूसी सेना की एक टुकड़ी ने डोनेस्क के एक इलाके में यूक्रेन के सैनिकों को घेर लिया था, लेकिन युद्ध विराम के बाद भी कर्नल दिमित्री लिसित्स्की ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे यूक्रेन के 366 जवानों की मौत हो गई। बाद में पुतिन ने उन्हें 2015 में हीरो ऑफ रशिया मेडल से भी नवाजा। अजीब किस्म का विश्वास उस बशर में है, अजीब किस्म का विश्वास उस बशर में है और उसके पांव में बेड़ी मगर सफर में है। सौबात की एक बात कही विवेक ने, पहाड़ बर्फ का बेखौफ खड़ा है, फिर भी उसे पता है कि वो धूप की नजर में है। तो मिलते हैं कल, जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा सौबात की एक बात का।